So dear students, now we are starting a very interesting and important chapter of physics, that is kinematics. तो काइनेमेटिक्स जो टॉपिक है ये बड़ा लेंथी है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काइनेमेटिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ अहम पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा कि उनकी डेफिनेशंस एज वेल एज उनकी अंडरस्टैंडिंग पहले स्ट्रॉन्ग हो जानी चाहिए। उसके बाद हम बिल्कुल फुल फ्लो में काइनेमेटिक्स के डेरिवेशन भी करेंगे और बहुत सारे जो है वो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जो नीट या आईआईटी में आते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट है जिसे हमें डिस्कस करना है वो है आपका पोजीशन, कि पोजीशन क्या होती है। ठीक, जैसे ही ये वर्ड सामने आता है पोजीशन, तो पोजीशन होती क्या है और पोजीशन होती किसकी है। तो पोजीशन अगर हम स्पेस में बात करें तो पोजीशन किसी एक पॉइंट की होती है और उस पॉइंट की पोजीशन से ही फिर वेक्टर का कंसेप्ट जहन में आता है। जब हम वेक्टर का कंसेप्ट जहन में लाते हैं तो उसी के बाद बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जो वेक्टर होती हैं, दैट कैन ऑल्सो बी रिलेटेड विद दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ पोजीशन। तो पोजीशन होती क्या है किसी भी पॉइंट की स्पेस में, वो होती है बेसिकली एड्रेस। अगर हम किसी पॉइंट का एड्रेस बता पाते हैं स्पेस के अंदर तो इसका मतलब हम उसकी पोजीशन बताते हैं। तो मैथमेटिक्स में इसके लिए हमने एक तरीका निकाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कि हम कैसे किसी पॉइंट का एड्रेस बता सकते हैं। तो पोजीशन इज बेसिकली एड्रेस ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस। ठीक है, किसी पॉइंट का स्पेस में अगर हम एड्रेस बता दें तो वही उसकी पोजीशन होगी। ठीक, कैसे बताते हैं, इसके लिए मैं एक एक्स वाई एक्सिस बनाऊं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। बात समझ में आती है। अगर कोई पॉइंट यहां पर है और ये एक्स वाई एक्सिस बने हुए हैं जो कि परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर, तो इस पॉइंट का एक एड्रेस होगा। इस पॉइंट का एड्रेस क्या होगा, सपोज इट इज x1 एंड y1। यही बेसिकली क्या है, इसका एड्रेस है। बात समझ में आती है। ठीक, तो पॉइंट का जो एड्रेस होगा यही इसकी पोजीशन होगी। अब ये x और y एक्सिस क्या हैं, ये आर्बिट्रेरी दो लाइंस हैं जो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पर। ये क्या, कौन सी लाइंस हैं, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का क्या मतलब है, ये भी आर्बिट्रेरी है और y भी आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी का मतलब ये है कि इनको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपने प्लेस किया कहीं भी इस पॉइंट का एड्रेस निकालने के लिए, x को भी और y को भी, और ये दोनों जिस जगह पर मिली उस जगह को आपने क्या कहा, उस पॉइंट को कहा आपने ओरिजिन। उस पॉइंट को क्या कहा, ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट आपने क्या बताए, इसके कोऑर्डिनेट आपने बताए 0 0। यानी इस पॉइंट से x एक्सिस की दूरी 0 मीटर है या 0 सेंटीमीटर है और y एक्सिस की दूरी भी 0 मीटर या 0 सेंटीमीटर है। बात समझ में आई। देयर इज नो डिस्टेंस। ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस पर भी है और y एक्सिस पर भी है, ओरिजिन। बात समझ में आती है क्या। इस पॉइंट की रेफरेंस में ये आप एड्रेस बताते हैं। जैसे आप एड्रेस बताते हैं किसी को, अपने घर का एड्रेस बताते हैं कि फला दुकान के सामने वाली गली, तो एक रेफरेंस बताया आपने, फला दुकान। तो रेफरेंस बताने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए। पॉइंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो उस डायरेक्शन को बताने के लिए हमें दो एक्सिस चाहिए। बात समझ में आती है। अगर दो एक्सिस नहीं होंगे तो हम एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे। और स्पेस में तो 3 होंगे z, मैं अभी उसको बता नहीं रहा हूं, आप खाली अभी 2 से समझने की कोशिश करिए। तो इन 2 एक्सिस के जरिए हमने एड्रेस बता दिया और यही बेसिकली क्या होती है, पोजीशन होती है। अब ये x1 और y1 क्या है, y एक्सिस से इस पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस को हम बोलेंगे इसका
एक्स कोऑर्डिनेट। बात समझ में आई? तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये बेसिकली x1 है, और यहाँ x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो बेसिकली इसका y1 है। तो एड्रेस का मतलब क्या है कि किसी पॉइंट के अगर दोनों कोऑर्डिनेट xp और yb अगर हम पता लगा ले तो इसका मतलब हमने उसकी पोजीशन को पता लगा लिया। जब बात आ जाती है पोजीशन की तो उसके फौरन बाद क्या चीज़ आती है? पोजीशन वेक्टर। एक दूसरा कंसेप्ट या दूसरा टॉपिक जो है वो क्या है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है इसको समझ लीजिए। जब हमने पोजीशन बता दी तो अब जरूरत पड़ेगी पोजीशन वेक्टर बताने की। तो हम एक दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। इट इज x एंड इट इज y एक्सिस। जो पोजीशन थी, सपोज पॉइंट ये था, ये ओरिजिन था 0,0, पॉइंट ये था, इसको मैंने बोला सपोज इट इज a पॉइंट। बात समझ में आती है क्या? इसके कोऑर्डिनेट कितने बताए थे मैंने? ये बताया था x1 और y1। दीज आर द टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ओरिजिन से इस पॉइंट को अगर मिला दे तो जो वेक्टर बनेगा a डायरेक्शन में इस ओरिजिन से, वही वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ठीक, इसको मैं दूसरे कलर से बना दूं। ठीक, तो ये जो वेक्टर है यही बेसिकली क्या होगा? दिस इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से उस पर्टिकुलर पोजीशन तक ले जाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ठीक, इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी पोजीशन को दूसरा नाम कहते हैं, इसी को कहते हैं लोकेशन वेक्टर। इसी को बोलते हैं लोकेशन वेक्टर, इसी को बोलते हैं रेडियल वेक्टर। ठीक है, ये इसके दूसरे नाम है रेडियल वेक्टर। होता कैसा है ये स्ट्रेट लाइन होता है ओरिजिन से। रेडियल वेक्टर क्यों बोलते हैं? कि अगर ये पॉइंट डिस्टेंस चेंज किए बगैर घूमने लगे दोनों तरफ तो ये एक रेडियस बन जाएगा। ये जो लाइन है ये क्या बन जाएगी? रेडियस। इसलिए इसको रेडियल वेक्टर बोलते हैं। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड टू द ओरिजिन होगा। बात समझ में आई? लोकेशन वेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे लोकेशन पता चल सकती है हमारी। बात समझ में आई? तो एक बात ये क्लियर हो गई कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर इज बेसिकली वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन टू पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। बात क्लियर हो गई? तो पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया। पोजीशन वेक्टर के बाद जो दूसरा कंसेप्ट है जिसे हमें बताना है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं हेडिंग यहां पे लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आ रहा है बोर्ड में? ठीक है, आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्ड क्या मैंने यूज किया? चेंज। ये चेंज अपने आप में एक अपना कंसेप्ट समाया हुआ। ये चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल। अगर पोजीशन की बात हो रही है तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन विल बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और सिंपली डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम लिखें, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये बड़े पैमाने पर हो रहा है तो हम इसको डेल्टा पे यूज करेंगे, डेल्टा से यूज करेंगे, और छोटे पैमाने पर हो रहा है तो हम डिफरेंशिएशन का डी यूज करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, डिफरेंशिएशन का डी यूज करेंगे। बात समझ में आती है क्या? तो अगर मैं ये लिखूं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल
पोजीशन वेक्टर, अगर मैं ये निकालूं तो मुझको क्या मिलेगा, मुझको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह सकते हैं इसको, या खाली डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं इसको। मैं किससे डिनोट करता हूँ, ऐसे डिनोट करता हूँ, उसके ऊपर मैं एक लाइन बना दूंगा तो डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगा मुझको। तो डिस्प्लेसमेंट, तो पोजीशन कहां पर है, पोजीशन यहां पर है। अब क्या करें, अब ये पॉइंट मैं इसको मिटा रहा हूं जरा। अब ये पॉइंट किसी तरीके से चलता हुआ, क्योंकि चेंज कर रहा है ना ये अपनी पोजीशन को, ये क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो ये पॉइंट अपनी पोजीशन को चेंज कर दे और फॉर एग्जांपल ट्रेजेक्ट्री जो लाया वो ये लाया, ठीक है, ये इस तरीके से यूं मूव कर रहा है और मूव करके फाइनल एक पोजीशन पर यहां पर ये रुक गया, फाइनल एक पोजीशन पर यहां पर क्या हो गया, ये रुक गया। और यहां जो इसके कोऑर्डिनेट हो गए वो हो गए x2 और y2, ठीक है। तो ये तो आपका इनिशियल पोजीशन थी और ये आपकी क्या चीज है, ये फाइनल पोजीशन है। तो अब फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, फाइनल पोजीशन वेक्टर को मैं आपके ब्लैक इंक से बना दूं तो फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया ये। सो दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल। तो मैं इसको लिख देता हूं, OA is initial position vector and OB is final position vector। OA एंड OB मुझे दो इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर मिल गए। अब मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये S बार पता करना चाहता हूं, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर S मुझे पता करना है, तो वो कहां पर होगा, उसको कैसे मैं निकालूंगा, वो क्या होगा, यहां डेफिनेशन से पता लगेगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो OA जो एक वेक्टर था इनिशियल और OB जो फाइनल वेक्टर था, तो अगर मुझे S बार निकालना है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू OB जो कि फाइनल था माइनस OA जो कि आपका इनिशियल था। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि OB लिख दूं और यहां पर प्लस करूं और ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूं OA बार, OA वेक्टर। बात समझ में आई? तो यानी मैं OA वेक्टर का पहले तो नेगेटिव निकालूं और उसके बाद क्या करूं, मैं इसके अंदर ऐड कर दूं, तो मुझे जो वेक्टर मिलेगा उस वक्त जो भी वेक्टर आएगा मेरे पास उस एडिशन का, वो बेसिकली क्या होगा, S बार होगा, S वेक्टर होगा, जिसको मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बात समझ में आती है? तो इसको मैं यहां डिलीट करके यहां बनाता हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, OA ये वेक्टर है, तो इस पॉइंट से OA ये वेक्टर है, ये O है और ये A है, O यहां पर है, ठीक है। ओरिजिन को मैंने O कह दिया फॉर एग्जांपल। अब ध्यान से सुनिए, और OB किधर है, OB ऐसे है, दिस इज OB। तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे एक तो OB चाहिए और नेगेटिव चाहिए OA का, नेगेटिव चाहिए OA का। तो नेगेटिव मैं कैसे निकाल सकता हूं इसका, देखिए ये वेक्टर ऐसे थे, ये वेक्टर कैसे ऐसे इधर की तरफ, तो मैं क्या करूं, इसको यूं पलट दूं इसी जगह पर। बात समझ में आई? एरो को O की तरफ कर दूं और इसकी जो टेल थी उसको A की तरफ कर दूं, तो मुझे कौन सा वेक्टर मिलेगा, मुझे वेक्टर मिल जाएगा माइनस OA। तो इस वेक्टर को मैंने क्या किया, यूं पलट दिया, ऐसे फ्लिप कर दिया, ऐसे, ठीक है। मैं ब्लू वाले से बना दूं ताकि आपको एक डिस्टिंक्शन बनी रहे, या मैं रेड वाले से बनाता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको ऐसे वेक्टर बना दूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या करूंगा कि मैं डायरेक्शन चेंज नहीं करूंगा, ना ही मैं मैग्नीट्यूड चेंज करूंगा, सिर्फ मैं डायरेक्शन को मैं 180 डिग्री चेंज करूंगा, कोई और दूसरा डायरेक्शन नहीं करूंगा, और मैग्नीट्यूड को भी चेंज नहीं करूंगा, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करूंगा और डायरेक्शन को 180 डिग्री बदल दूंगा, यानी 180 डिग्री रोटेट कर दूंगा।
तो ये बेसिकली ये वाला जो वेक्टर मिलेगा मुझे, ये क्या कौन सा मिल जाएगा, माइनस ओ ए। बात समझ में आती है क्या? तो माइनस ओ ए वेक्टर ये वाला है। अब वेक्टर की क्या खास बात होती है? वेक्टर की ये खास बात होती है कि वी कैन चेंज द पोजीशन, वी कैन चेंज द लोकेशन ऑफ ए वेक्टर। हम वेक्टर की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट चेंज द ओरिएंटेशन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो इस चीज को मैं लिख लेता हूं कहीं, ताकि आपके लिए आसानी रहे। ठीक है, यहां लिख देता हूं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। वी कैन चेंज लोकेशन of a vector. This is what we can change, but we cannot change orientation का क्या मतलब है? ओरिएंटेशन का मतलब डायरेक्शन। वी कैन नॉट चेंज ओरिएंटेशन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है कि हम उसकी लंबाई भी नहीं बदल सकते, ना कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं। अगर हमने लंबाई को कम ज्यादा कर दिया तो वेक्टर बदल जाएगा, अगर हमने ओरिएंटेशन को बदल दिया तो भी वेक्टर बदल जाएगा। अगर हमने ओरिएंटेशन को 180 डिग्री शिफ्ट किया है तो भी वेक्टर तो बदल गया है, लेकिन निगेटिव -1 से मल्टीप्लाई हो गया है। वो बात समझ, वो किससे मल्टीप्लाई हो गया? -1 से, क्योंकि हमें यहां पर निगेटिव वेक्टर चाहिए था, इसलिए हमने डायरेक्शन को बदला है। बात समझ में? तो वेक्टर यहां हो गया। तो इस वेक्टर को उठा के मैं कहीं भी लेके जा सकता हूं, क्योंकि मैं इसकी पोजीशन को मैं इसकी लोकेशन को चेंज कर सकता हूं। ये मेरे पास आपके जो है ये मैं ऐसा कर सकता हूं। बात समझ में? मैं इसकी लोकेशन को चेंज कर रहा हूं, तो इसकी लोकेशन को चेंज करेंगे तो कैसा आ जाएगा भाई? ऐसा आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। ये क्या चीज हो जाएगा? -OA। ये वेक्टर है -OA, और ये कौन सा है? ये इसको मैं ब्लैक से ही लिखूंगा। ये है आपका OB। तो मेरे पास OB भी है और OA भी है। इन दोनों का मुझे क्या करना है? सम करना है, वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम कैसे करते हैं कि एक वेक्टर ऐसे लगा हो, उसके हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल हो और फिर यहां पर हेड, तो पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर का हेड अगर मैं ऐसे मिला दूं तो ये क्या मिलेगा मुझे? ये मिल जाएगा आपके S वेक्टर। और ये बेसिकली होगा क्या? देखिए यहां पर पॉइंट है O, यहां पे पॉइंट है क्या? O, और यहां पे क्या पॉइंट है? यहां पे पॉइंट है A। बात समझ में आती है या नहीं आती? यहां पे कौन सा पॉइंट है? सॉरी, यहां वाले पॉइंट से हमें मतलब नहीं है अभी। अब देखिए ये वाला जो वेक्टर है, ये बेसिकली कौन सा वेक्टर है? इस वेक्टर को उठा के लेके जाऊं तो ये यही वेक्टर है। ये कौन सा वेक्टर है? ये वाला वेक्टर है। बात समझ में आई? S। तो ये कौन सा वेक्टर निकला? यहां से लेके यहां तक ये कौन सा वेक्टर है? ये बेसिकली AB वेक्टर है। तो इससे अब कानून मुझे पता लगेगा, OB - OA इज एज गुड एज AB वेक्टर। बात समझ में आई? जो निगेटिव वाले का बाद में लेटर लिखा हुआ है वो आप यहां पहले लिखिए, और जो पॉजिटिव वाले का बाद में लेटर लिखा हुआ है वो यहां पर आप बाद में लिखिए। तो ये जो वेक्टर बनेगा यही बेसिकली क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाएगा। ठीक, ये आपको याद रखनी है। दोनों में एक बात क्या खास होनी चाहिए कि दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो वेक्टर। तो सेम पॉइंट कौन सा है? ओरिजिन है, O है। दोनों के हेड कहां पर है? एक का B पर है और एक का A पर है। जो नेगेटिव साइन के साथ है वो पहले लिख दिया जाएगा, जो पॉजिटिव साइन के साथ है वो बाद में लिख दिया जाएगा। तो यहां से कानून मुझे क्या मिल रहा है? यहां से कानून क्या मिल रहा है? अगर कोई मुझे वेक्टर पता करना हो, सपोज PQ - PR, ठीक है, ये वेक्टर है। दोनों की जो पोजीशन है जहां से स्टार्ट हो रही है वो सेम है, और दोनों अलग अलग पोजीशन है। तो ये वेक्टर कौन सा बनेगा? ये वेक्टर बनेगा RQ। बात समझ में आई? तो यहां से मुझे
ये एक कानून मिला, एंड दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, डिस्प्लेसमेंट को और एक तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को और कैसे डिफाइन करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए आप। तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या चीज़ है बेसिकली, ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं। डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए आप ये बात समझ लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी दो पोजीशंस के बीच में। दो पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन से बनाया जाएगा और उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट is the shortest distance between two positions। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो यह हमेशा स्ट्रेट लाइन से बनेगा। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से बन रहा है इसलिए ये ट्रेजेक्ट्री पे डिपेंड नहीं करेगा, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे आपने ये देखा, ये रेड वाली लाइन देखिए, ये रेड वाली ट्रेजेक्ट्री देखिए, ये पार्टिकल ए पॉइंट से यूं घूमता हुआ है यहां पर और बी पर चला गया। ये अगर यूं घूमता हुआ आता ना, यूं पूरी दुनिया घूम कर आता ये, तो भी डिस्प्लेसमेंट यही रहता अगर फाइनल पोजीशन बी रहती इसकी। तो बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ या ट्रेजेक्ट्री। डिस्प्लेसमेंट पाथ पे या ट्रेजेक्ट्री पे डिपेंड नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट तो पोजीशंस पे डिपेंड करता है। बस बात समझ में आ रही है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ रहे हैं तो साथ ही में डिस्टेंस भी पढ़ लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है भाई? डिस्टेंस क्या होता है? ये जो ट्रेजेक्ट्री है, ये वाली जो ट्रेजेक्ट्री है हमारी, है ना, दो पोजीशन थी। इसको मैं पहले थोड़ा सा साफ कर देता हूं, फिर ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। अब दो पॉइंट थे, सपोज ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था। अब कोई पार्टिकल है वो ऐसा घूमता आया, यूं आया। बात समझ में? तो डिस्टेंस कैसे पता करेंगे आप? डिस्टेंस तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो जैसे ही आपसे कहा जाएगा कि डिस्टेंस बताइए, आप फौरन सवाल ये करेंगे कि हमें पाथ बताइए। तो डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड करता है, क्योंकि एक बच्चा था वो तो इस रास्ते पर आया, दूसरा बच्चा क्या था, दूसरा बच्चा यूं घुमा और यूं घुमा और यूं आ गया। तो इसकी बात तो बहुत लंबी हो गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसकी बात और लंबी हो गई। एक तीसरा बच्चा था, उसने क्या किया कि वो यूं घुमा, वो यूं घूम रहा है। बच्चे ऐसे आते हैं ना, चारों दिशाओं में घूम के आ रहे हैं, तो इसकी बात जो है वो इतनी लंबी होगी। तो इन सब का डिस्टेंस अलग अलग आएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम है। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक होगा? ए और बी, क्योंकि इनकी पोजीशन सेम है, इनकी दोनों इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, लेकिन डिस्टेंस तीनों का अलग अलग होगा। ठीक है? तो जैसे ही हम कहेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, तो हम डिस्टेंस क्या होता है ये तो हम जानते ही हैं। हम डिस्टेंस के बारे में क्या लिखेंगे? डिस्टेंस इज या डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ। डिस्टेंस पाथ पर भी डिपेंड करता है, या कहिए आप ट्रेजेक्ट्री जो फॉलो की गई है, ट्रेजेक्ट्री
इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर जाते टाइम उस पर डिपेंड करता है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस निकालते कैसे, है ना, डिस्टेंस को भी तो नापा जाता है, तो डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस को निकालने का तरीका क्या है? डिस्टेंस को निकालने का तरीका क्या है कि जिस यूनिट में भी आपको डिस्टेंस निकालना है, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज निकालना है या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द बोर्ड निकालना है, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई जो मैग्नीट्यूड है वो है कितना, 2 सिटीज के बीच में, 2 मुल्कों के बीच में या एक ही कमरे के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम मीटर्स या सेंटीमीटर स्केल चूज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 सिटीज के बीच में निकालना है डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर ले लेंगे और 1 मीटर में ऐसे कट कर लेंगे, ऐसे कट कर लेंगे, ऐसे कट कर लेंगे, तो 1-1 मीटर के कट लगा लेंगे इसके अंदर। क्या कर लेंगे, 1-1 मीटर के कट लगा लेंगे। बात समझ में आई? ये जो कट आए थे इनको अगर हमने गिना तो सपोज ये n कट थे, कितने कट थे, n कट थे, तो n ही डिस्टेंस हो जाएगा। बात समझ में आई? जैसे हमने कहा कि भाई 500n टाइम्स हमने 1-1 मीटर के डिस्टेंस नापे हैं इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 500 मीटर्स। बात समझ में आई, है ना? इसमें एजम्पशन क्या लेंगे, एजम्पशन ये लेंगे कि जब हम 1 मीटर नाप रहे थे, इतना छोटा यूनिट लेंगे, 1 मीटर नाप रहे थे तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा था। अगर बहुत बहुत ज़्यादा कर्वेचर है तो क्या करेंगे, 1 मीटर की जगह 1 सेंटीमीटर नाप लेंगे। हम इतना छोटा स्केल लेंगे कि हमें ये लगने लगे कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा ट्रेजेक्ट्री का, ट्रेजेक्ट्री उस 1 मीटर में या उस 1 सेंटीमीटर में स्ट्रेट लाइन है, तो फिर हम उस स्केल को चूज कर लेंगे। वो स्केल जितनी बार यहां पर कट हुआ है उसके नंबर्स को नोट कर लेंगे, उसके नंबर्स को स्केल की यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमको क्या मिल जाएगा, हमको डिस्टेंस मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो आपका डिस्टेंस हो गया। ओके, अब हम जो एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, तो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। वेलोसिटी को हम बहुत सारे टाइम पढ़ सकते हैं, हम चाहे तो 1 घंटा पढ़ें, चाहे तो 1 महीना तक पढ़ते रहें, वेलोसिटी ख़त्म नहीं होगी। तो अभी हम खाली थोड़ा सा एक हिंट देंगे, एक आइडिया देंगे कि वेलोसिटी होती क्या है। तो वेलोसिटी क्या होती है, जब भी पार्टिकल या कोई व्हीकल या कोई आदमी, परिंदा, जानवर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाता है तो वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। इस डिस्प्लेसमेंट कवर करने में या पोजीशन चेंज करने में उसको कुछ टाइम लगता है। उस टाइम से अगर हम उस डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दें तो ये जो रेशियो आएगा, इस रेशियो को हम बोलेंगे वेलोसिटी। तो डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज वेलोसिटी। या हम वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, S इज इक्वल टू, वेलोसिटी के लिए हमने जो टर्म बना रखी है वो क्या बना रखी है, U बना रखी है। U इज इक्वल टू S पर यूनिट टाइम। बात समझ में आई? बहुत सिंपल सी चीज़ है। यूनिट क्या होगी इसकी, अगर S हमारा मीटर में है और टाइम सेकंड में है तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी तरह की होती है, वेलोसिटी हम 2 तरह की पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दूसरी कौन सी पढ़ते हैं, दूसरी पढ़ते हैं एवरेज। और भी तरह की वेलोसिटी होती है, अभी हम इन दोनों पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। इन दोनों वेलोसिटी को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब
किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर या किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होगी किसी व्हीकल की, वो बेसिकली क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। क्यों? क्या कह रहे हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। लेकिन डेफिनेशन में क्या है कि पोजीशन चेंज हो रही हो। अगर पोजीशन चेंज नहीं है तो चेंज इन पोजीशन जीरो आ गया, तो वेलोसिटी जीरो आएगी। तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल यहां पर है, ए पोजीशन पर है, और वो आ गया यहां बी पर। बात समझ में आ रही है? तो ये उसकी बेसिकली ट्रेजेक्ट्री है। ये उसकी क्या चीज है? ये ट्रेजेक्ट्री है। ये उसकी ट्रेजेक्ट्री है यहां पर। अब हमने कहा कि भाई ये चल रहा था, इसकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट पर बताओ। यहां पर आप इसकी v इंस्टेंटेनियस बताइए, इस पोजीशन पर बताइए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बताइए। तो क्या ये मुमकिन है कि इस पर हम वेलोसिटी बता सकें? ये मुमकिन नहीं है। अगर हम आपसे ये कहें कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के इस पॉइंट और इस पॉइंट पर वेलोसिटी बताइए, या इन दो पॉइंट्स की मदद से वेलोसिटी बताइए, तो आप बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? यहां से यहां तक के बीच का आप डिस्प्लेसमेंट पता कर लेंगे, यहां पर टाइम नोट कर लेंगे, यहां पर टाइम नोट कर लेंगे। यहां टाइम आया t1, यहां पर टाइम आया t2। फॉर एग्जांपल यहां स्टॉप वॉच ऑन करी, ये t1 0 हो गया, फिर ये t2 आ गया यहां पर। बात समझ में आएगी? आपके पास ड्यूरेशन आ गया। तो आप वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? आप वेलोसिटी निकालेंगे u इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। ऐसे करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं। लेकिन क्या इस पॉइंट पर आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं? तो इंस्टेंट पर लॉजिकली वेलोसिटी नहीं निकाली जाती, निकाली जा ही नहीं सकती। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी नहीं निकाली जाती। लेकिन फिर भी सवाल आता है फिजिक्स में, तो उस सवाल का मतलब क्या है? उस सवाल का मतलब हमें समझना है। तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल मैं ये लेता हूं, मैं ये चीज़ मिटा दे रहा हूं। आई होप आपको उसकी फिलहाल ज़रूरत नहीं होगी। बात को समझिए। एक पार्टिकल है, वो इस जगह पर है और ये इस पाथ पर चल रहा है। बात समझ में आती है? इस पाथ पर ये चल रहा है, ये पार्टिकल। हमने स्टॉप वॉच ऑन कर दी और स्टॉप वॉच ने यहां पर हमें 0 सेकंड दिखाया। ये जो पार्टिकल है ये 1 सेकेंड में 1 मीटर मूव कर गया, और यहां पर जो स्टॉप वॉच थी वो 1 सेकेंड बता रही थी। अब स्टॉप वॉच का तो अगला 1 सेकेंड बराबर के ड्यूरेशन के बाद होगा। लेकिन पता ये चला कि जो पार्टिकल है ये यहां पर आया और यहां पर स्टॉप वॉच ने 2 सेकेंड बताया, और पार्टिकल ने यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस मेजर ट्रेवल किया वो 1.2 मीटर था। फिर 1 सेकेंड और बीता और पार्टिकल ने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तीसरे सेकेंड में, और फिर चौथे सेकेंड में पार्टिकल ने 1.5 मीटर ट्रेवल किया। तो 1 सेकेंड में, शुरू के 1 सेकेंड में 1 मीटर, और दूसरे 1 सेकेंड में 1.2 मीटर, तीसरे 1 सेकेंड में 2 मीटर, और चौथे 1 सेकेंड में 1.5 मीटर। बात समझ में आई? तो ये पार्टिकल हर 1 सेकेंड के अंदर अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका मतलब सेम है कि पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, पार्टिकल की स्पीड चेंज हो रही है। बात समझ में आ रही है? स्पीड हो सकता है कांस्टेंट हो, लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी जरूर चेंज हो रही है। बात समझ में आएगी? चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड की वजह, चाहे मैग्नीट्यूड की वजह से हो, चाहे वो डायरेक्शन की वजह से हो। बहरहाल ये बात बिल्कुल तय है कि पार्टिकल की जो आपकी वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। अब मैं आपसे ये कहूं कि मुझे 2 सेकेंड पर, यहां पर, इस इंस्टेंट पर, इस पोजीशन पर स्पीड की वैल्यू बताइए, तो क्या आप बता सकते हैं? आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 2 मीटर, 1.2 मीटर और 1 मीटर। तो आप क्या लिखेंगे? 2 + 1.2 + 1 डिवाइडेड बाई 3 सेकेंड्स। ठीक है, ये कितना हो गया? 2 और 1 3 और 1 4, तो 4.3/2 4.2/3 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। क्या आप ये वेलोसिटी लिखेंगे?
या आप इधर वाला डिस्टेंस लेंगे, वो कितना हो जाएगा 2.2 मीटर पर 2 सेकेंड्स। तो क्या आप ये वाला लिखेंगे? बात समझ में आई? तो इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी बताई नहीं जा सकती है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी नहीं बताई जा सकती, लेकिन वेलोसिटी फिर भी क्वेश्चंस में निकलवाई जाती है। तो वेलोसिटी हम निकालते कैसे हैं? वेलोसिटी निकालने के लिए ये जो हमारी पोजीशन थी, देखिए मैं इसको सर्किल में कर रहा हूं और इसको बड़ा करके बनाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसी थी, ठीक है, इसी को मैंने एनलार्ज कर दिया यहां पर, और यहां पर 2 सेकेंड हुए थे, तो इसी को मैंने एनलार्ज कर दिया। मैंने क्या किया कि मैंने 2 अलग अलग पोजीशन सेलेक्ट करी, मैंने 2 अलग अलग पोजीशन सेलेक्ट करी। बात समझ में आ गई? तो ये जो पोजीशंस थी इनके बीच में कुछ डिस्टेंस था, उसको मैंने बोला dx। बात समझ में आई? उसको मैंने क्या बोला? dx। और यहां से लेकर यहां तक इसको आने में कुछ टाइम लगा dt। बात समझ में आई? तो बहुत छोटा सा डिस्टेंस था और बहुत छोटा सा टाइम था। बात समझ में आ रही है? बहुत छोटा सा डिस्टेंस, बहुत छोटा सा टाइम। इस डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को इस टाइम से अगर मैं डिवाइड कर दूं, यानी कि मैं u निकालूं इस तरीके से कि dx अपॉन dt, वेयर dx इज ए वेक्टर इन लेंथ, हेंस u will be a vector in velocity। तो ये जो चीज आएगी मेरी निकल के, इसको मैं बोलूंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है कि जो हमारी ट्रेजेक्ट्री थी या जो हमारी पाथ थी, उसके जिस पॉइंट पर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, उससे थोड़ी सी दूरी पर एक पॉइंट इधर और थोड़ी सी दूरी पर एक पॉइंट इधर, यानी कि मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, थोड़ा सा ही हो, चाहे वो 1 माइक्रोमीटर का हो, लेकिन मुझे वो चाहिए। और उस 1 माइक्रोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए जो टाइम हो, चाहे वो 1 माइक्रो सेकेंड हो, वो भी मुझे चाहिए। तो उस डिस्प्लेसमेंट को उस टाइम से जब मैं डिवाइड कर दूंगा, तो ये जो वेलोसिटी मुझे मिलेगी ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे हम दोबारा पलट के आएंगे। अभी हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, ताकि कुछ चीजें आपको समझ में आ जाए। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे एक बात और अभी कर लें। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहां पर अगर मैं निकाल रहा हूं, ये ट्रेजेक्ट्री मुझे पता है, तो ट्रेजेक्ट्री का जो डायरेक्शन है यहां पर ये है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी डायरेक्शन सेम होता है। तो यहां पर ये बात क्लियर कर लीजिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हैविंग सेम डायरेक्शन एज डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग। जिस डायरेक्शन में पॉइंट ट्रेवल कर रहा है उसी डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होगा। ये बात नोट कर हम आगे चलते हैं एवरेज वेलोसिटी को पता करने के लिए। बात समझ में आती है? एवरेज वेलोसिटी जब ली जाती है जब 2 अलग अलग पोजीशंस पर व्हीकल हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम अलीगढ़ से मूव करते हैं दिल्ली जाने के लिए, तो हम अलीगढ़ में स्टॉप वॉच ऑन कर देते हैं, हमारी गाड़ी ट्रेवल करती है। ट्रेवल करने के बाद हम ये पाते हैं कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि बीच में क्या होता है कि ट्रैफिक मिलता है, तो हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है कि गाड़ी को हम स्लो करते हैं तो क्या होता है कि गाड़ी की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। स्पीड कम हो गई, वेलोसिटी भी कम हो गई। जब ये वेलोसिटी कम हो रही है तो थोड़ी देर बाद हम एक्सेलरेट भी करते हैं, क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना है। फिर बीच में कहीं हमें कुछ रिफ्रेशमेंट लेने के लिए कहीं पर रुकना पड़ता है, किसी होटल पे, किसी ढाबे पर, कहीं हम रुक गए, किसी पिकनिक स्पॉट पर रुक गए, थोड़ी देर रुके रहे तो वेलोसिटी कितनी रही? वेलोसिटी 0 रही। तो थ्रू आउट आवर ट्रेवल द वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, वेलोसिटी चेंज हो रही है। फिर हम दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली पे पहुंचने के बाद हमने स्टॉप वॉच को देखा तो हमने ये पाया कि 3 आवर्स आया।
इस 120 किलोमीटर पर 120 किलोमीटर हमने ट्रेवल किए, 120 किलोमीटर हमने ट्रेवल किए और 3 घंटे टाइम आया, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी विल बी डिफाइंड एज, एवरेज वेलोसिटी यहां नजर आ रहा है आपको? ठीक है, एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? ये आ गया 40 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी कार की या जिस व्हीकल से हम गए थे उसकी कितनी आई? 40 किलोमीटर आई। लेकिन हम कार पर अगर ध्यान दें तो कार को हमने देखा कि कार तो 40 किलोमीटर पर आवर पर कभी चली नहीं रही थी, वो तो कभी 10 किलोमीटर पर आवर थी, कभी 30 थी, कभी 40 भी थी थोड़ी बहुत देर के लिए, कभी 50 थी, कभी 120 किलोमीटर पर आवर थी। अगर कार 120 किलोमीटर पर आवर से चलती तो 120 किलोमीटर तो 1 घंटे में पहुंच जाती, लेकिन यहां 3 घंटे। तो कार 40 किलोमीटर पर आवर तो कभी चली ही नहीं, लेकिन एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही है? एवरेज आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई? तो एवरेज वेलोसिटी निकालने की भी प्रॉब्लम्स आती हैं। एवरेज वेलोसिटी में आपको क्या करना है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट रखना है, उसको टोटल टाइम से डिवाइड करना है। ठीक। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या करना है कि ये dx को आपको बहुत इंक्रीमेंटल अमाउंट का लेना है, बहुत थोड़ा सा लेना है और टाइम से डिवाइड करना है, छोटे से टाइम से डिवाइड करना है। अब एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का, ये आपका इनिशियल पॉइंट था A, ये क्या था? इनिशियल पॉइंट था, और ये B जो है ये बेसिकली कौन सा पॉइंट है? ये फाइनल पॉइंट है या फाइनल पोजीशन है। बात समझ में आई? तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन, यही बेसिकली इस एवरेज वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होगा। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, यू एवरेज बोल देता हूं मैं इसको। तो यू एवरेज का जो डायरेक्शन है वो बेसिकली उसी लाइन का डायरेक्शन होगा जिस लाइन से इनिशियल पोजीशन को और फाइनल पोजीशन को मिलाया है। इससे पहले वाली एग्जांपल हमने पोजीशन वेक्टर वाली जो करी थी एक्स वाई प्लेन के अंदर, उसके अंदर आप देखिएगा कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को जो मिलाया है तो वही डायरेक्शन आता है, ए टू बी। बात समझ में आ गई? तो वेलोसिटी के बारे में इतना ही। हाँ, एक और खास बात बताना चाहता हूं आपको मैं कि दोनों में फर्क क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में फर्क क्या है। तो मैं ये डिलीट कर देता हूं, जरा मैं ये साफ कर देता हूं। ठीक है, मैं ये साफ कर देता हूं। इस बात को जरा समझिए, इन सारी बातों को अगर आप समझेंगे तो आपके लिए कंपटीशन की प्रॉब्लम सॉल्व करना जो है वो आसान होंगे। ठीक है, मैं क्या करूं कि मैं एक एक्स वाई प्लेन बनाता हूं, सॉरी एक्स वाई प्लेन नहीं बनाऊं मैं, बल्कि एक ग्राफ बनाऊं। यहां पर लूं मैं टाइम और यहां पर लूं मैं वेलोसिटी, सॉरी यहां पर लूं मैं डिस्प्लेसमेंट। क्या लूं मैं यहां पर? ये मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट लूं। समझ में बात आती है? ओके, अब मैं क्या करूं, मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम ऐसे वेरी कर दूं, है ना। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट ऐसे वेरी कर रहा है, नीचे नहीं आता ये, फॉर एग्जाम्पल यूं ऐसे कोई कर्व है, डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का जो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का जो स्लोप होगा वही बेसिकली वेलोसिटी होगी। बात समझ में आई? जहां स्लोप सबसे ज्यादा वहां वेलोसिटी सबसे ज्यादा। अब मैं आपसे अगर ये कहूं कि भैया मुझे ये बताओ कि इस जगह पर, इस पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगी, इस पोजीशन पर छोड़िए, मैं आपसे अगर ये कहूं कि मुझे इस पोजीशन पर बताइए, इस पोजीशन पर बताइए कि वेलोसिटी क्या होगी, इस पोजीशन पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी। तो हमको ये बात पता है कि किसी कर्व में या किसी ट्रेजेक्ट्री में, ये याद रखिए, ये ग्राफ है, ये ट्रेजेक्ट्री नहीं है, ये ग्राफ है, ट्रेजेक्ट्री नहीं है, क्योंकि यहां मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया है और यहां टाइम लिया है। ठीक है, दिस इज नॉट द ट्रेजेक्ट्री, इट इज द ग्राफ।
ग्राफ की इस लोकेशन पर या इस पोजीशन पर या इस पॉइंट पर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। तो तरीका क्या है? तरीका वही होगा। मुझे क्या चाहिए? मुझे ये ds से मतलब नहीं है, मुझे क्या चाहिए? मुझे s से मतलब नहीं है, मुझे ds चाहिए, छोटा सा डिस्टेंस चाहिए। मुझे क्या चाहिए? छोटा सा डिस्टेंस चाहिए। तो छोटे से डिस्टेंस के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं यहां से ऐसे लाइन खींचूंगा और यहां पर मैं छोटा सा डिस्टेंस क्रिएट करूंगा, इतना बड़ा। फॉर एग्जाम्पल ये डिस्टेंस क्रिएट किया और यहां से फिर 2 लाइनें ऐसे चला दूंगा, ठीक है, दूसरी ऐसे चला दूंगा। क्या आप समझ पा रहे हैं कि मुझे इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इस पॉइंट पर चाहिए था वेलोसिटी, लेकिन मैंने क्या किया, उससे एक छोटा सा नीचे और एक छोटा सा ऊपर ले लिया। बात समझ में आ गई? अब ये जो 2 पोजीशन है, यहां से मैं ग्राफ में नीचे गिरा दूं इन पॉइंट को, तो ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास आ गया डेल्टा, इसको डेल्टा टी नहीं बोलते, हम dt बोलते हैं। ये मेरे पास क्या आ गया? dt। तो ये चेंज इन टाइम आ गया। क्या चीज आ गया? चेंज इन टाइम। तो ये इस पोजीशन की मुझे क्या दे देगा? u इंस्टेंटेनियस दे देगा। u इंस्टेंटेनियस कैसे दे देगा? ds डिवाइडेड बाई dt। तो us विल बी इक्वल टू, ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम दे देगा। बात समझ में आई? अब मुझे चाहिए एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी अगर इस पोजीशन पर निकालना चाहूं तो यही आएगी, बिल्कुल सेम, ठीक है। आमतौर से उस पोजीशन पे निकालते नहीं हैं हम। एवरेज वेलोसिटी क्या निकालूंगा मैं? इस पॉइंट और सपोज इस पॉइंट के बीच में निकालूंगा। तो यहां पर जो लाइन बनेगी वो ये बनेगी। बात समझ में आई? तो यहां पर मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो सपोज s1 है और यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है इस जगह पर वो s2 है। यहां पर जो टाइम है सपोज वो t1 है और यहां पर जो टाइम है सपोज वो t2 है। तो अगर मैं u एवरेज निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा? s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। बात समझ में आई? एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालूंगा और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, ये बात समझ में आ रही है? अब डिफरेंस क्या है दोनों में? एक खास डिफरेंस कि यहां से यहां तक जाते में देखिए स्लोप बदल रहा है। ये स्लोप ऐसा है, इसको लाल पेन से हम दिखाते हैं। यहां पर जो स्लोप है वो ऐसा है, इस पॉइंट पर स्लोप ऐसा है, इस पॉइंट पर स्लोप ऐसा है, इस पॉइंट पर स्लोप ऐसा है, यहां पर स्लोप ऐसा है। बात समझ में आई? तो जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, जिस वक्त एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, तो इट इज ए पॉसिबिलिटी दैट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व का जो स्लोप है वो बदल रहा हो। यह भी हो सकता है ना बदल रहा हो, लेकिन बदल रहा हो सकता है। लेकिन जब कभी भी हम एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे तो इट इज अंडरस्टूड कि हम ये ds इतना छोटा लेंगे कि स्लोप नहीं बदल रहा हो। यानी अगर मैं यहां पर निकाल रहा हूं तो यहां पर इस कर्व का स्लोप बदल रहा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? दूसरी खास बात, यहां पर जो डायरेक्शन होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वो वही होगा जो बेसिकली इस कर्व का डायरेक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? जो बेसिकली ट्रेजेक्टरी का डायरेक्शन होगा। और इनके लिए जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। ये याद रखिएगा, ये ट्रेजेक्टरी नहीं है, इट इज नॉट द ट्रेजेक्टरी, इट इज द ग्राफ। ओके, आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज गुड इनफ फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंस्टेंटेनियस एज वेल एज एवरेज वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? इसको आप नोट कर लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए। अब हम एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं और कुछ और चीज़ें जो रह गई हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। ओके।